हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ द सिंगल फेज एसी के बारे में। देखिए, जो हमारा सीरीज शुरू हुआ है एसी फंडामेंटल, वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है। मैं हर एक वीडियो में बताता रहता हूँ कि देखिए ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंस है कि अगर आप इसको स्किप करते हैं तो आगे जितने भी सब्जेक्ट हैं या समझ लीजिए जो भी आपका कोर सब्जेक्ट है उसमें क्या है कि एसी का एप्लीकेशन रहता है। विदाउट एसी का आप उसको रन नहीं करा सकते हो। तो एसी के बारे में सारी चीज़ें आप जानिए। एसी फंडामेंटल में जो जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं, देखिए क्या है कि जितनी चीज़ें हमने आपको बताई हैं वो क्या बताएं हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले स्टूडेंट जो है हमने आपको बताया कि सिंगल फेज एसी को किस प्रकार से हम जनरेट कर सकते हैं, जो कि हम पहले टॉपिक में बताए थे कि जनरेशन ऑफ द सिंगल फेज एसी। आई होप आप लोग को ये क्लियरली दिख रहा होगा। जनरेशन ऑफ द सिंगल फेज एसी, देखिए क्या है कि अगर आप जनरेट करना ही नहीं जानोगे तो उसे रिप्रेजेंट कैसे करोगे और उसके आगे की चीज़ें कैसे देखोगे। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ? अगर मैं गलत बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स बताइएगा। देखिए क्या है कि अगर आप जनरेट करना नहीं जानोगे तो किस प्रकार से उसे रिप्रेजेंट करोगे। तो देखिए यहाँ पे दूसरी चीज़ें क्या है, दूसरा टॉपिक हमने आपको बताया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिंगल फेज एसी। रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है? रिप्रेजेंटेशन का मतलब यह है कि कोई भी चीज़ आप डिस्कवर करिए, अगर उसको क्या नाम है कि मतलब रिप्रेजेंट करने का तरीका ही नहीं उसको आप दे रहे हो तो उसको वैल्यू कैसे मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि कोई भी चीज़ें अगर आप बनाते हो, मान लीजिए आप कोई भोजन ही बना रहे हैं और यही नहीं पता है कि उसका नाम क्या है, क्या उसका है, कुछ भी बना दिए हैं, तो क्या रहेगा कि उसका मतलब कहने का मतलब है रिप्रेजेंटेशन आप नहीं दे पाए हो उसको कि कौन सी सब्जी आप बना दिए हो। ये चीज़ें आप इससे थोड़ा सा रिलेट करके चलिए कि एसी फंडामेंटल में क्या है कि आप सबसे पहले समझिए कि एसी को किस तरीके से हम जनरेट कर सकते हैं, और जो कि हमने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप जाके खुद देखिए उसको और जो है पढ़िए। देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिंगल फेज एसी में हमने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। अगर आप उसको स्किप किए हो तो बहुत सही किए हो, बिल्कुल गलत किए हो। आप जाइए उसको देखिए, उसके बाद जो है यहाँ पे आइए। देखिए तीसरे में हमने आपको बताया सर कि एनालिसिस ऑफ द सिंगल फेज एसी, कि आप जो है एनालिसिस में हमने बहुत सारी चीज़ें बताई थी। आज के टॉपिक में जो है हम बात करेंगे, इससे जस्ट पीछे के टॉपिक में स्टूडेंट्स हमने आपको बताया था कि सर क्या होता है रजिस्टिव लोड, मतलब प्योरली रजिस्टिव लोड क्या होता है, प्योरली इंडक्टिव लोड क्या है और प्योरली कैपेसिटिव लोड क्या है। ये आपकी क्लास 12th में भी था स्टूडेंट्स, अगर आप साइंस पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपको मिला होगा। और क्लास 12th में क्या है कि पढ़े होंगे तो मिला होगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे आपको पढ़ना ही है। कोई चीज़ें स्किप ना करिए, एक एक चीज़ें देखिए, चाहे आप सेकेंड ईयर के हो चाहे आप फाइनल ईयर के हो, ये सब के लिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि दैट इज़ द बेसिक। और अगर आप इसको इग्नोर करोगे तो ये आपकी प्रॉब्लम है, और इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं अगर जितना कहूँगा उतना ही छोटा है। अब आज की वीडियो जो है, आज के मतलब लेक्चर में हम देखेंगे सर कि हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कंपोनेंट ऑफ द, क्या देखेंगे हम आज के लेक्चर में देखेंगे कंपोनेंट, क्या देखेंगे, कंपोनेंट ऑफ द सिंगल फेज एसी, कंपोनेंट ऑफ द सिंगल फेज एसी ऑफ द सिंगल फेज एसी। तो देखिए इतनी चीज़ें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं सिंगल मतलब कंपोनेंट ऑफ द सिंगल फेज एसी को। तो इसको हटाते हैं स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ द सिंगल फेज एसी में आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है, जैसे कि कुछ आपको सर ट्रायंगल दिखना है। सर ट्रायंगल क्या है, आप इतना बेसिक क्यों पढ़ा रहे हो। देखिए ट्रायंगल ये है कि आपका वो वाला ट्रायंगल नहीं है कि जो है हाइपोटेनस हो गया, बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, है थोड़ा सा उसका उपयोग है, मगर देखिए क्या है इसमें आपको बताया जाएगा इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या है, पावर ट्रायंगल क्या है और पावर फैक्टर क्या है। पावर फैक्टर क्या है इसको 3-4 बार ध्यान देखिए, क्या है पावर फैक्टर क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये क्या है आपको पता चलेगा क्या है। देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट ऑफ द सिंगल फेज एसी। ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट ऑफ द सिंगल फेज एसी। देखिए जो आपका कंपोनेंट ऑफ द सिंगल फेज एसी है सर, इसमें सर हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप जो है कभी भी किसी का भी वीडियो पढ़िए, लेक्चर पढ़िए, बस ऐसे ओरली ना देखिए कि आप ऐसे मोबाइल चालू कर दिए हैं और ऐसे रन कर रहा है, आप कहीं और देख रहे हैं और वो वीडियो कहीं और चल रहा है
पढ़ा कोई और रहा है और आप कहीं और काम कर रहे हैं। तो देखिए ये सब क्या होता है कि तब पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। आप देखिए क्या करिए, एक सीट बनाइए, कोई भी टॉपिक पढ़िए, कोई भी सब्जेक्ट को शुरू करिए, चाहे वो आईसी हो गया, चाहे मशीन हो गया, चाहे बीडब्ल्यू है, चाहे बीएमसी है, जो कुछ भी है, जो कुछ भी आपका सब्जेक्ट है, आप उसको कभी भी पढ़िए, चाहे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो कुछ भी है, कभी पढ़िए। तो आप सर देखिए पहले एक बार रन कर लीजिए, उसके बाद क्या है, आप एक सीट लीजिए, सीट में एक एक करके नोट करके रखिए। देखिए सीट बना के रखने से क्या मतलब है कि आप कभी भी भूलते हो तो एक बार सीट को पलट लोगे तो देख लोगे। मेरा कहने का मतलब यह है। और लिखने से क्या होता है कि आपकी कंसंट्रेशन जो है काफ़ी देर तक आपको याद रहती है। अगर आप देखेंगे तो ये जो है मान लीजिए 45 मिनट का रहेगा, तो 45 मिनट जाते जाते 10-20 मिनट तक तो आपको सही से याद होगा, 45 मिनट जाते जाते कुछ न कुछ चीज़ें निकलती चली जाएंगी। तो ये चीज़ें आप समझ के चलिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे इम्पिडेंस ट्रायंगल, इसको हम इस तरीके से लिख दे रहे हैं, आप समझिएगा। और उसके बाद देखेंगे हम पावर ट्रायंगल। सर हम पावर तो पढ़े थे P=VI, मगर सर ये क्या है? और हम सर ये भी पढ़े थे P=W/T। तो सर ये क्या है? ये आपको जो भी है ये इलेक्ट्रिकल पावर है। ये पावर ट्रायंगल आपको हम यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद सर आपका लास्ट टॉपिक है पावर फैक्टर, इसको हम cos फाई बताते हैं। तो अभी इसको नहीं लिखाएंगे क्योंकि हम आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताएंगे, यहाँ पे उतना ही बताएंगे जो हम शुरू करेंगे, बस वही चीज़ें बताएंगे। कोई चीज़ यहाँ पे कंफ्यूज करने वाली बात नहीं है। चलिए देखिए इतनी चीज़ें स्टूडेंट्स आप नोट कर लीजिए। पहले देखेंगे हम इम्पिडेंस ट्रायंगल क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होता है, अरे पावर ट्रायंगल क्या होता है, उसके बाद पावर फैक्टर क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इतनी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं इम्पिडेंस ट्रायंगल क्या होता है। तो सर जिसको इतनी मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं आ रही हैं कि ट्रायंगल में आप जानते हो इसमें जो है क्या होता है बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे इम्पिडेंस ट्रायंगल के बारे में। इम्पिडेंस ट्रायंगल, देखिए इम्पिडेंस ट्रायंगल बहुत ही इंपॉर्टेंस है कि आप इसको समझ के चले। हर एक एग्ज़ाम में आएगा, चाहे आपका सेमेस्टर है, चाहे आप कोई भी प्राइवेट लिमिटेड का एग्ज़ाम दें, चाहे प्राइवेट लिमिटेड कहने का मतलब है जैसे आपके कॉलेज में कभी भी कंपनी आती हैं तो वहाँ पे ये सारा चीज़ें वो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंस हो जाने वाली है। अगर मान लीजिए कहीं गवर्नमेंट की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे आप जो भी तैयारी कर रहे हैं जिस भी ब्रांच से हैं, तो क्या होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स का एग्ज़ाम होता है। जैसे आप लोग इलेक्ट्रिकल थे तो आप लोग जो है UPPCL अच्छी तरीके से जानते होंगे क्या होता है, और जो है SSC JEE भी जानते होंगे सर क्या होता है। तो ये चीज़ें क्या है, वहाँ पे बेसिक का क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप यहीं पे बेसिक देख लेंगे तो आपको जो है समझने में मतलब सेल्फ स्टडी करने में काफ़ी हेल्प होगी। तो चलिए वहाँ पे भी जाएंगे तो यही चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, कोई एक्स्ट्रा नहीं होता है। देखिए इम्पिडेंस ट्रायंगल क्या है आप इसको समझिए। इसको समझने के लिए 3 चीज़ें आपको आनी चाहिए। क्या कि सर अगर मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं सर कि हम मान लीजिए सर ये बना दिए एक ट्रायंगल हमने सर बनाया, आपने बोला सर हमने ट्रायंगल देखा सर सबसे पहले हमने ट्रायंगल बना दिया। सर आप जो बोलते हैं सबसे पहले हम उसको बना लेते हैं, तो बहुत सही कर रहे हो, मगर सर अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है सर ये हाइपोटेनस है, सर ये बेस है, सर ये परपेंडिकुलर, ये किस तरीके से डिसाइड होता है, कब डिसाइड होगा, दैट जब आपका ये एंगल सर मान लीजिए इसको हम फाई ले रहे हैं क्योंकि हमें इसको फैक्टर दिखाना है, मतलब ये आपका फेज डिफरेंस मतलब आपका है। तो देखिए ये क्या है, अगर मान लीजिए जब तक हम ये एंगल डिसाइड नहीं करते हैं तब तक आपका कुछ डिसाइड नहीं होता है कि क्या होने वाला है। इसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होने वाला है, इसके साथ वाला देखिए सर बेस होने वाला है, और ये बड़ा वाला जो है ये तो हाइपोटेनस होगा है। तो ये चीज़ें आपको पता नहीं चाहिए। तो ये क्या है, कुछ नहीं है सर, इतना हमें आता है, चलिए बहुत सही है आपको आता है। देखिए यहाँ पे समझने के लिए सर 3 चीज़ें रिक्वायरमेंट है। कभी भी इम्पिडेंस ट्रायंगल की चीज़ें आपके दिमाग में आए तो कुछ नहीं करना है, आपको सब 3 चीज़ें याद रखनी है। वो क्या है, एक है सर आपका रजिस्टिव, एक है आपका रिएक्टिव लोड, उसके बाद है आपका इम्पिडेंस। क्या है इम्पिडेंस, क्या है, ये 3 चीज़ें स्टूडेंट जो है आपको याद रहनी चाहिए कि क्या है कि सर एक है आप हमारा रेजिस्टेंस जिसको हम R से दिखा रहे हैं, एक है हमारा रिएक्टिव लोड और एक है हमारा इम्पिडेंस। इन सभी चीज़ों को जो है सर आप जानते हो कि इसका भी यूनिट जो है ओम होता है, इसका भी ओम होगा और ये इम्पिडेंस का भी ओम होगा। तो सर ये हम कौन सा किस जगह दिखाएं, कौन सा बेस पे दिखाएंगे सर, कौन सा हम परपेंडिकुलर दिखाएंगे सर, और कौन सा हाइपोटेनस। देखिए कुछ नहीं करना है,
सर याद रखिएगा जब भी यहाँ पे आप 5 दिखाते हो सर, ये नीचे वाला जो है इसको हम क्या लेंगे एक्टिव, इसको हम क्या लेंगे रजिस्टिव, रजिस्टेंस, इसको हम ओम से दिखा रहे हैं। और इसके बाद इसमें जो है ये आपका क्या होगा रिएक्टेंस, रिएक्टेंस, जिसको हम एक्स से दिखाते हैं, रिएक्टेंस लोड आप लिख सकते हो, रजिस्टिव लोड है। देखिए ये क्या है सर, ये क्या है, आप क्यों लिख रहे हो इसको रेजिस्टेंस लोड। कभी कभी आप इसमें देखे होंगे, इससे पहले का लेक्चर जब आप पढ़े थे तो वहाँ पे हमने आपको कुछ चीज़ें बताई थी। क्या बताई थी हमने वहाँ पे? हमने ये बताया था सर कि आपने ये देखा होगा एक्सी एंड एक्सएल, ये क्या है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये चीज़ें देखे होंगे। ये दो चीज़ों का इसमें आपका कॉम्बिनेशन रहता है, तो आप इसको समझ के चलिए। और जो आपका हाइपोटेनस है ये क्या है आपका इम्पीडेंस होने वाला है, इम्पीडेंस, इसको भी हम ओम से दिखाते हैं, इसका यूनिट भी आपका ओम है। तो ये इतनी चीज़ें स्टूडेंट्स है आप ड्रॉ कर लीजिए, बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार है। ये चीज़ें आप इसमें ड्रॉ करके चलिए। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इतनी चीज़ें आप समझ चलिए। एक को हम आर से दिखा रहे हैं सर, एक को हम एक्स से दिखा रहे हैं सर, और एक को क्या कर रहे हैं हम जेड से दिखा रहे हैं। इसको सर हम जिससे मतलब डिनोट करेंगे वो आपका रेजिस्टेंस निकला सर, हम इसको आर से दिखा रहे हैं सर, आर से। इसको सर हम एक्स से दिखा रहे हैं सर। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही बेसिक से समझ के चलिए। और इसी जो आपका इम्पीडेंस का जो है ऐसा यूनिट इम्पीडेंस का ओम हमने लिखा है, और इसको हम दिखाएंगे सर जेड से। अपने माइंड में सर रख के चलिएगा। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें समझिए, हमने बताया आर, फिर हमने बताया जो है आपको क्या एक्स एल और एक्स सी। तो आप जानते हैं सर जब हमने आपको आर बताया था तो वहाँ पे मतलब जब हमने आपको एनालिसिस ऑफ द सिंगल फेज एसी बताया था तो वहाँ पे हमने आपको क्या बताया था कि जब रजिस्टिव लोड की बात, प्योरली रजिस्टिव लोड की बात आती है तो वहाँ पे क्या होता है, जो आपका क्या होता है कि जो करंट है और जो आपका करंट है वोल्टेज है उसमें क्या होता है कि फेज डिफरेंस जो है ज़ीरो होता है। क्या होता है फेज डिफरेंस वहाँ पे जीरो होता है। किसमें? आपका जो क्या था वोल्टेज और करंट था सेम फेज में होता है, तो उसको जो है फेज डिफरेंस आपका जीरो हमने वहाँ पे किया था, सेम फेज में आपका था। तो ये चीज़ें आप समझ के चलिए। तो मतलब F5 = 0 आपको देखना। और इंडक्टिव में क्या था स्टूडेंट्स, इंडक्टिव में क्या था चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे R जो था उसी कंडीशन में आपका फाई = हमने 0 हमने देखा था। जब हमने एक्सएल के बारे में बताया था तो वहाँ पे आपको अगर हम IM का कंडीशन ले I का, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि I = IM sin ωt। देखिए इंडक्टिव लोड है तो हमने बताया था कि 90 डिग्री लैग करता है, π/2 आप लिख सकते हो। अगर हम यही चीज़ कैपेसिटिव में लिखेंगे I को लेकर के, तो I = IM sin ωt + π/2। ये देखिए ये क्या है, ये आपके जस्ट पिछले लेक्चर का टॉपिक है। क्या है? जस्ट पिछले लेक्चर टॉपिक है। तो अगर आप स्किप किए हो सर तो आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है। तो देखिए ये जो हमारा एक्सेल है इसका कंडीशन ये है, ऊपर वाला है एक्सेल का। जो हमारा एक्सी है इसका ये सेकेंड वाला है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि एक्सी की जगह एक्सेल की जगह हमें क्या लिखना है सर, हमें लिखना है आई के, अगर हमें आई हम दिखाना है एक्सेल पे आप लिख सकते हो IM sin ωt - π/2। आप इतनी चीज़ समझ चलिए। अगर हमें एक्सी दिखाना है I = IM sin ωt - π/2। ये चीज़ें समझ। तो ये कंडीशन जो हमने बताया था आपको, ये कहाँ पे आई थी? जस्ट इसके पीछे वाले टॉपिक में। तो वो चीज़ें अगर आप प्योरली रजिस्टिव लोड, प्योरली इंडक्टिव लोड, प्योरली कैपेसिटिव लोड नहीं देखे हैं, और उसमें हमने आपको जो है VI, उसमें उस लेक्चर में हमने आपको जो है VI मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में जो है रिलेशन भी बताया था, और पावर डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने आपको वहाँ पे कराया है। तो अगर आप ये चीज़ें नहीं मतलब याद है आपको तो सर थोड़ी सी तो प्रॉब्लम होंगी ही। तो चलिए देखते हैं 2-3 कंडीशन आपका ये एक्स जो हमने यहाँ पे लिखा है एक्सी और एक्सेल। कभी आपका एक्सी जो है मान लीजिए ग्रेटर है, कभी आपका एक्सेल ग्रेटर है, तो इसमें एक बहुत ही बेहतरीन फार्मूला होता है सर। तो चलिए उस फार्मूले को हम थोड़ा सा देखते हैं। तो ये चीज़ें आप सब अपने माइंड में रखिएगा, ये रफली आप अपने माइंड में ये चीज़ें रखिएगा। पावर ट्रायंगल में आपको ये चीज़ें समझनी है जो हमने यहाँ पे बता रहे हैं। पावर ट्रायंगल नहीं, इम्पीडेंस ट्रायंगल में, क्योंकि यहाँ पे आपको इम्पीडेंस दिखाया जा रहा है। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक चीज़ जानते हो आप कि सर ये जो एक पाइथागोरस थ्योरम आप समझ रहे होंगे, तो क्या है हम लिख सकते हैं उसके हिसाब से कि आपका जो है
अगर हम इसका स्क्वायर लिखें तो हम इनके सम का भी स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो ये क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। पहले आर लिख लेते हैं, नहीं थोड़ी सी आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। आर के स्क्वायर प्लस एक्स के स्क्वायर लिख भी कुछ भी सकते हैं आप अपने माइंड से। तो ये चीज़ अगर इसको आप उस तरफ भेज रहे हैं तो क्या हो जाएगा, रूट में आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो ये फार्मूला स्टूडेंट जो है आप समझ रहे होंगे हम किस तरीके से देख रहे हैं, आप लिखे हैं। अगर स्टूडेंट जो है, अगर हम जो है लेते हैं एक्स सी ग्रेटर देन एक्सएल का कंडीशन लेते हैं, मान लीजिए सर कि एक्स सी ग्रेटर है एक्सएल का से, तब अगर ये फार्मूले में हम अगर देखें तो जेड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल, क्योंकि ये ग्रेटर है तो ये माइनस किसी तरह एक्सएल की तरह दिखेगा, ये आप इस तरीके इसका होल स्क्वायर आप लिख सकते हो। आई होप आपको ये सही तरीके से दिख रहा होगा। अगर हम ये कंडीशन लेते हैं कि अगर आपका एक्सएल जो है ग्रेटर है एक्ससी से, तो यही फार्मूले में जस्ट आप क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर, मैं नहीं सर आप ही बोलिए, आप क्या लिख सकते हो, एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। तो क्या है इसमें, कुछ नहीं है, एकदम समझ लीजिए क्लास 10th का टॉपिक है। अगर ये नहीं आ रहा है स्टूडेंट तो तुरंत आप पेन से फेंक के मोबाइल फेंक के जाइए, खेलिए, कोई मतलब नहीं आपको पढ़ने से, क्योंकि ये जो है बहुत ही बेसिक है और ये आपको आनी चाहिए। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। एक आपका और रेजोनेंस, जब आपका एक्सी एक्सएल के इक्वल हो जाता है तो दैट कंडीशन विल बी क्रिएट द रेजोनेंस। तो हमको जो है बहुत ज़रूरी है कि ये क्या है, आपका रेजोनेंस का कंडीशन है। तो आप इसको समझ के चलिए, 3 कंडीशन यहाँ पे हमने देखा। तो अगर आपको इसमें से थोड़ा सा भी समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थोड़ी सी भी जैसे देखिए क्या होता है, अगर हमने कहीं पे लिखने में गलती की है या बोलने में हमने डिफरेंस किया है तो आप कमेंट करिएगा, क्योंकि कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता है, कहीं ना कहीं गलतियाँ हमसे भी होती हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं। तो अगर कोई चीज़ गलती होगी तो आप जो है उसको कमेंट करिएगा, सर ये चीज़ें ऐसी नहीं है, आपने थोड़ा सा डिफरेंट कराया है। तो इतनी चीज़ें, और मेरे ख्याल से मैंने जो है आपको डिफरेंट नहीं कराया, क्योंकि कई बार जो है हम भी कुछ चीज़ें पढ़ाने से पहले जो है उसको देखते हैं कि आपको गलत ना होने पाए। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंस है, इतना इंपॉर्टेंस है कि आप समझ चलिए कि एकदम इलेक्ट्रिकल का समझ लीजिए क्या है, बेस है। और बेस जानते हैं, बिना बेस के आप कोई भी फाउंडेशन तैयार नहीं कर सकते हो। घर भी बनवाते हो सबसे पहले बेस तैयार करते हो, समझ रहे हो नहीं, सबसे पहले बेस तैयार करते हो। और घर से ज़्यादा मेहनत कहाँ लगती है, पैसा लगता है आपको बेस तैयार करने में। ये चीज़ें आप ध्यान दीजिए, क्योंकि एक तल्ला जब आपका पहला फ्लोर जब बनता है, घर आपका पहली बार बनता है तो उसमें ज़्यादा खर्चा लगता है। जब सेकेंड आपका जब बिल्डिंग बनाते हो, आप सेकेंड फ्लोर बनाते हो तो उसमें कम खर्चा लगता है। तो आप यही चीज़ समझ चलिए कि ये क्या है, आपका बेसिक है, इसमें मेहनत ज़्यादा लगेगा। इसके बाद जब आप एडवांस पढ़ोगे ना तो हर चीज़ें आपको टच करते हुए चलेंगी। तो आप इतनी चीज़ें अपने माइंड में रखिए और इसको जो है बिल्कुल रट जाइए, एक भी चीज़ें आपको भूलना नहीं चाहिए। आप जानते हैं स्टूडेंट्स, कभी बचपन में आप पढ़े होंगे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या होता है कि देखिए इस कंडीशन से आप लिख सकते हो कि अगर हम साइन की बात करें, साइन या फाई की बात करें तो आप क्या लिख, साइन फाई और कॉस फाई अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या था आपका, पंडित बद्री प्रसाद पी और क्या था एच बी। देखिए क्या साइन में हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये बेसिक आप समझ रहे हो, परपेंडिकुलर अपॉन रटने के लिए है कि मतलब समझ लीजिए कि ऐसे ही बना दिया गया है। तो क्या है परपेंडिकुलर, क्या है स्टूडेंट्स, ये है आपका, अपॉन हाइपोटेनस क्या है, ये है आपका। मतलब आप क्या लिख सकते हो, एक्स वाई जेड लिख सकते हो नहीं। ऐसे ही सर आप अगर कॉस का देखो, ये आपका साइन हो जाता है, कॉस ये आपका टैन हो जाता है। तो आप कॉस का क्या लिख सकते हो, बी अपॉन एच। तो बेस क्या है आपका, आर है, और जो है हाइपोटेनस क्या है, जेड है। तो क्या लिख सकते हो इसमें, कॉस फाई में क्या लिख सकते हो, आर अपॉन जेड। आई होप स्टूडेंट्स जो है आप ये चीज़ें समझ रहे होगे किस तरीके से हम यहाँ पे करा रहे हैं। तो ये जो आर अपॉन जेड दिख रहा है ये आपका फार्मूला मिलेगा पावर फैक्टर में। अभी आप केवल इतना छोड़िए, इस बात को जब मिलेगा तब मिलेगा। अभी जो हम बता रहे हैं वो चीज़ें आप ध्यान दीजिए, इस पर ना जाइएगा। ये चीज़ें आप भी पढ़े होगे, बहुत ही रटे होगे काफ़ी, बहुत ही अच्छी तरीके से। अगर आपने कभी भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं कि नहीं पढ़े होंगे सर, आप कभी न कभी पढ़े होंगे। तो ये चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंस है। बस केवल अपने माइंड में सर ये याद रहेगा सर ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप
कुछ भी लिख सकते हो अगर आपको ये ट्रायंगल याद रहेगा। दिमाग में यही रखना है सर ये इसको हमें यहाँ रखना है, इसको यहाँ, और ये अकॉर्डिंग टू दिस, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ये चेंज तो गेम चेंज, ये चीज़ें आप समझ लीजिएगा। तो ये फार्मूला जो है आप रट सकते हो, और ये आपको हर एक कभी भी आप जो है इलेक्ट्रिसिटी का मतलब इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग में कभी भी आप कोई भी सवाल हल करेंगे तो सर ये फार्मूले आपको देखने को बहुत मिलेंगे। मशीन में भी जाएंगे सर तो वहाँ पे इम्पीडेंस उम्पीडेंस निकालने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। रिएक्टिव इंडक्टेंस, रिएक्टिव कैपेसिटेंस नहीं जानोगे तो सर आप कैसे पढ़ोगे, कैसे समझोगे। अगर वहाँ पे एक्सल आ गया, एक्सी आ गया, क्या होता है, यही चीज़ें छोड़ के जब बच्चे आगे जाते हैं तो यहाँ पे समझ नहीं पाते। अब ये टॉपिक हटाइए, चलिए देखते हैं कि सर इसके बाद जो आप बोले थे दूसरा वाला वो क्या है कि पावर ट्रायंगल। पावर ट्रायंगल क्या होता है, तो चलिए देखते हैं पावर ट्रायंगल क्या होता है। इसी बात पे जो है हम अपना नेक्स्ट जो है लेते हैं। क्या पावर ट्रायंगल सर क्या होता है आप हमको बताइए। तो चलिए देखते हैं, इतनी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। अब हम इसको हटाते हैं, देखेंगे पावर ट्रायंगल। पावर ट्रायंगल क्या है, जितना इंपॉर्टेंस ये है इतना इंपॉर्टेंस पावर ट्रायंगल। देखिए पावर ट्रायंगल बहुत सारे बच्चों को याद रहता है क्योंकि कई बार ये चीज़ें जो है आपको पढ़ा दी जाती हैं, कई से होते हैं, मगर जो इम्पीडेंस ट्रायंगल हमने आपको बताया वो बहुत कम लोगों को याद रहता है, मतलब जो इकलौते होने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने जो बताया आपको, अब हम पढ़ेंगे पावर ट्रायंगल के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे भी वही चीज़ें हमें बनानी है, तो हम यहाँ पे पहले उसके ट्रायंगल को हम बना लेते हैं। देखिए ये यहाँ पे हम 5 इसको ले लेते हैं सर। बस अब हमें ये बताइए सर कि हम इसकी जगह कौन कौन सी चीज़ें लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। एक है सर आपका एक्टिव पावर, दूसरा है आपका रिएक्टिव पावर, और तीसरा है आपका सर एपरेंट पावर। तो ये एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर को सर हम यहाँ पे लिखे कैसे सर हमको ये बताइए। और ये भी बताइएगा सर कि इसमें अभी आप केवल पहले रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद एक एक करके सारी चीज़ें बताते हैं। देखिए ये जो बेस है सर, इसमें हम हमेशा आपको कभी भी ट्रायंगल आपको एज्यूम करिएगा, अगर ये चीज़ ये है मतलब 5 आपका इस तरफ, आप क्या लिख सकते हो, एक्टिव पावर। क्या लिखोगे, एक्टिव पावर, जो आपका रियल पावर है, एक्टिव पावर। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे होगे। उसके बाद जो आपका ये परपेंडिकुलर वाला हिस्सा, इस पर आप क्या लिखोगे, रिएक्टिव पावर। ये आपका क्या है, जो आपका बड़ा वाला स्ट्रिक्ट है हाइपोटेन, इसमें क्या लिखोगे आप, एक्टिव पावर, एपरेंट पावर। क्या लिखोगे, एपरेंट पावर। क्या लिखोगे, एपरेंट पावर। तो ये चीज़ें जो है आप लिख सकते हो, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर, जिसको हम दिखाते हैं P, Q और S से। इसको हम दिखाते हैं P से, इसको हम दिखाते हैं Q से, और इसको हम दिखाते हैं S से। सर हमने पावर देखा था सर, ये क्या है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर। तो चलिए एक एक करके हम सारी चीज़ें देखते हैं। तो सर चलिए, आप सर इतना जानते हो P = VI cos phi, आप समझ रहे हो, इतनी चीज़ें आप जानते हो। तो बस कुछ P = VI तो आप जानते ही होंगे, बस इसी का काम ही है। हम सिंगल फेज की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर √3 नहीं आने वाला। चलिए सर देखते हैं क्या होने वाला है। अगर हम एक्टिव पावर की बात करें, जो आपका रियल वाला पावर है, उसको हम रियल पावर भी कहते हैं। एक्टिव पावर की बात करें तो आप क्या, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, P = VI cos phi, P = VI cos phi। इतनी चीज़ें आपने माइंड में रखी। क्या हो जाएगा, P = VI cos phi, और इसका जो यूनिट है स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, वाट। क्या हो जाएगा, वाट। अब जो है हम बात करेंगे रिएक्टिव पावर के बारे में। रिएक्टिव पावर में आप क्या लिख सकते हो, P = VI sin phi, P = VI sin। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, इसका यूनिट है आपका वोल्ट। क्या है आपका इसका है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, जिसको हम VAR से दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। इसका यूनिट है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, जिसको हम दिखाते हैं VA और R से, वार से, जिसको हम वार बोलते हैं, VAR। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम एपरेंट पावर।
जिसका इन दोनों का सम जो है एपरेंट पावर है। आप देख ही रहे होंगे इस ट्रायंगल के बेस पे क्या लिख सकते हो इसको सर, P इक्वल टू वी आई, जिसको हम क्या लिख सकते हैं वोल्ट और एम्पियर, और जिसको हम VA से दिखाते हैं। तो ये सर ये क्या है, आप इसको बिल्कुल जैसे हमको ये सारी चीज़ें रटी हुई है वैसे सर आपको भी ये सारी चीज़ें रट जानी चाहिए। तो क्या है इसमें, आप कुछ प्रॉब्लम लगा सर? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है सर, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है सर, ये हमें आना चाहिए सर, ये हम छाप देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो ये क्या है, अब आपको मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर कि पावर ट्रायंगल में हमको सर एकदम, आप अगर रात को भी जगा के पूछोगे सर तो हम पावर भी बता देंगे, इम्पोर्टेंस भी आपको हम जगने के बाद तो बता ही देंगे। तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान से रखना चाहिए। तो अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, अगर इसमें भी कोई भी प्रॉब्लम है सर तो सर धिक्कार है सर कि हमने आपको सही से बताया नहीं। चलिए एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा सर कि यहाँ पे जो आपको VI दिख रहा है तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख सकते हो। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर आप सर यहाँ पे देखते हैं, आप जानते हो कि हमने आपको एनालिसिस जब पढ़ाया था तो वहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने बताया था RMS वैल्यू सर हमने आपको बताया था। RMS वैल्यू में सर हम क्या जानते हैं सर, देखिए अगर आप यहाँ पे जो आपको VI दिख रहा है आप लिख सकते हो सर, अगर हम एक्टिव पावर की बात करें, एक्टिव पावर में लिखें, पावर में लिखें सर तो आप लिख सकते हो P इक्वल टू VRMS IRMS कोस फाई। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। आपको ध्यान रखना है सर कि यहाँ पे जो वोल्टेज और एम्पियर दिख रहा है वो क्या है, RMS वैल्यू है, RMS वैल्यू में है आपका। और आप क्या लिख सकते हो, रिएक्टिव पावर में क्या लिख सकते हो, P इक्वल टू VRMS IRMS रूट मीन स्क्वायर। नहीं देखे हो ना, देखे होते सर तो आप ये चीज़ें भूलते नहीं। चलिए और हमको बताते हैं, देखिए साइन फाई। और आप क्या लिख सकते हो, एपरेंट पावर अगर हम लिखे तो क्या लिख, P इक्वल टू VRMS IRMS। तो थोड़ी सी भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या है, कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अब आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे सबसे लास्ट टॉपिक पावर फैक्टर को। तो चलिए देखते हैं पावर फैक्टर। समझने के लिए आपको बिल्कुल सारी चीज़ें ध्यान दीजिए कि क्या है पावर फैक्टर। तो स्टूडेंट्स आप ये चीज़ें नोट कर लीजिए, हम इसके आगे देखते हैं कि पावर फैक्टर आपका है क्या। तो चलिए इसको आप नोट कर लिए होंगे, हम लोग रेस करते हैं। तो दो चीज़ें हम आपको बता चुके हैं, इम्पीडेंस ट्रायंगल, पावर ट्रायंगल। कभी भी मत कहिएगा कि सर हम आपने ये चीज़ें बताई नहीं। तो इसको देख लीजिए सर। और आपके लिए जो थियरम आप लोग बोलते हो सर थियरम नहीं कराया हो, आपकी जानकारी भी बता दें कि हमने सारे थियरम को कराए हैं। देखिए क्या होता है, टीचर क्या करेगा, आपको 1 2 3 ही सवाल तो कराएगा, कितना सवाल करा सकता है। और थियरम अगर हम बताए हैं तो आप उसके बेस पे सवाल आपको करना है ना, तो आप जाइए उसको सवाल करिए। हमने ये थियरम वहाँ पे पढ़ा है, अगर आप कहेंगे तो हम दोबारा उसको जो है थियरम। देखिए मेन चीज़ क्या है कि आपको थियरम का एक प्रोसेस होता है। अगर आप जैसे थेवेनिन थ्योरम है, नॉर्टन थ्योरम है, सुपरपोजिशन थ्योरम है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है, तो हमने ये सारी चीज़ें कराई हैं। तो क्या होता है कि आप एक बार उसके प्रोसेस को जान लीजिए और वैसे ही अगर मान देखिए आंसर आपका सब चीज़ों में आएगा। बस ये चीज़ें हैं कि एक प्रोसेस आपको दिया गया है कि सर अगर ये चीज़ें यहाँ पर रुक रही हैं तो ये वाला थ्योरम लगाइए। तो आप इतनी चीज़ें समझ चलिए अब देखते हैं पावर फैक्टर के बारे में। पावर फैक्टर ये इतना इंपॉर्टेंस है कि BEE में तो है ही, साथ में मशीन में हर एक जगह आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको सर मिलेगा, मतलब कहने का मतलब मशीन मिलेगा, TDP मिलेगा, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर, चाहे सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड फोर्थ, चाहे सेकेंड सेमेस्टर, चाहे थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, हर एक जगह आपको मिले। चाहे आप बीटेक में चले जाइए तो वहाँ पे बिना इसके शुरू ही नहीं होगा। तो ये चीज़ें अपने माइंड में रखिए। कहने का मतलब ये है कि दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंस। इसको लास्ट में इसलिए रखे हैं क्योंकि हमने आपको इंपॉर्टेंस में एक फार्मूला बताया था R/Z, वो चीज़ें आप याद रखिएगा। तो इसीलिए हम इसको लास्ट में रखें ताकि हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से और रिलैक्स होकर के ये सारी चीज़ें बता सकें। तो स्टूडेंट्स देखिए क्या होता है कि आप लोग पढ़ते हैं सर, और हम बोलते नहीं, आप लोग भूल जाते हो।
अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये क्या है कि अगर आप ये आपकी फैमिली है, आप जितना इसको ब्रॉड करोगे उतना जो है आपको अच्छी चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली हैं। और जो है चलिए ज़्यादा जो है अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये सब कहने वाली चीज़ें नहीं है, अगर ये हम कह रहे हैं तो गलत है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारा काम है रिसर्च पढ़ाना, आपका काम है करना, तो जैसा आपको समझ में आए। चलिए देखते हैं आज के आगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ये करना है कि यहाँ पे लेना है कि पावर फैक्टर इज डिफाइन एज द, लिख सकते हैं पावर फैक्टर, जो चीज़ें लिखा रहे हैं धाक धाक लिखिए। पावर फैक्टर इज डिफाइन एज द, पावर फैक्टर इज डिफाइन एज द कोसाइन पावर फैक्टर इज डिफाइंड एज द कोसाइन ऑफ द, मतलब किससे पावर फैक्टर इज डिफाइंड एज द कोसाइन ऑफ द फेज डिफरेंस एंगल। कोसाइन ऑफ द पावर फैक्टर इज डिफाइंड एज द कोसाइन ऑफ द फेज डिफरेंस एंगल। ये हमारे सर ने एक बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया था, वो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। हम भी सर डिप्लोमा किए हैं और जो है हमारी भी जो है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक थी, तो ये चीज़ें आप समझ के चलिए। तो ऐसी बात नहीं है कि हम कहीं और से आए हैं और कहीं और से पढ़ा रहे हैं। सर जितनी सब्जेक्ट आप पढ़े हो हम भी वो सारी चीज़ें पढ़े हैं, इसीलिए हम जानते हैं कि आप लोग कहाँ बचने वाले हो, कहाँ मतलब आगे बढ़ने वाले हो, कौन चीज़ें आपको कैसी पढ़ाई जा रही है, कौन सब्जेक्ट कितने डेप्थ तक है, कितने आप लोग किस तरीके से पढ़ते हो, किस तरीके से सेमेस्टर देते हो, सारी चीज़ें हमें पता है। देखिए क्या है फेज डिफरेंस एंगल बिटवीन द, और हमारा स्टूडेंट जो है ये काम नहीं है कि सर आप ये लीजिए टॉप 10 क्वेश्चंस और आप करिए और क्या है कि आप 50 में से 45 लाइए, ये बिल्कुल गलत है। आप ला सकते हो सर, ला सकते हो, मगर केवल 45 पे ही आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। उसके आगे आप मतलब क्या है कि आप ऊपर जा ही नहीं सकोगे। अगर आपको ऊपर जाना है तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान से पढ़नी होगी। अगर आपको आगे करना है, केवल सेमेस्टर पास करना है, तो उसके लिए आप जाइए टॉप 10 क्वेश्चन देखिए, कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ क्या है, कोसाइन ऑफ द फेज डिफरेंस एंगल बिटवीन द वोल्टेज। यहाँ पे वोल्टेज और करंट आपके रिलेटिव बन जाएंगे, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिकल ले लिए हो तो बिना इसके कोई शुरुआत ही नहीं होने वाली है। वोल्टेज एंड करंट, ये चीज़ें आप जो है ध्यान से इसको समझिए। अब जो है आपको समझना क्या है सर कि अगर हम पावर फैक्टर मतलब ये पावर फैक्टर बता रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। हमने अभी आपको बताया सर कि क्या पावर ट्रायंगल, तो वहाँ पे हमने आपको क्या बताया था, वहाँ पे हमने आपको बताया कि सर क्या होता है कि हम लिख सकते हैं कि पावर फैक्टर को अगर हम लिखें, पावर फैक्टर का 2-3 फार्मूला होता है, पहले हम एक को आपको कराते हैं। वहाँ पे सर हमने आपको बताया कि एक था सर एक्टिव पावर, क्या था, एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर, एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर। देखा था कि नहीं देखा था, अभी हमने देखा था कि नहीं देखा था सर, देखा था। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक्टिव पावर सर हम लिख सकते हैं कि वी आई सर कोस फाई अपॉन, सर अपेरेंट पावर में सर आपने तो इतना ही बताया था वी आई, तो सर सही बताया था। हम क्या कर सकते हैं कि पावर फैक्टर को अगर हम देखें तो आप देख रहे हो सर वी आई से सर वी आई आप हटा सकते हो, आपके पास क्या बचा कोस फाई। तो बिल्कुल ये आपका कोस फाई जो है दैट इज द योर पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर इज दैट कोस फाई, दिस इज द पावर फैक्टर। तो अब देखिए यहाँ पे आपको 3-4 फार्मूले देखने को मिलेंगे। एक तो आप ये समझिए पहला फार्मूला है सर कोस फाई, दूसरा क्या है सर ये, कभी कभी ये अभी आपको ले आ जाता है, आप मतलब है वो आपका वही एप्लीकेशन डेरिवेशन का ही पार्ट है। देखिए इसको क्रॉस करके हमने ये ला दिया, तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपका एक बेसिक है। कभी कभी आपको एक्टिव ऑपरेंट दे दिया तो आप समझ चलो ये चलिए ना, आप कोई चीज़ टॉपिक छोड़िए ही नहीं ना। तो देखिए आप लिख सकते हो कि एक्टिव अपॉन एपरेंट, तो आप लिख सकते हो सर कि एक तो ये हो गया, एक तो है सर आपका एक्टिव अपॉन एपरेंट पावर को पीस दिखा दे रहे हैं, आप समझ चलिएगा। और एक है स्टूडेंट्स हमने आपको बताया था R/Z, ये क्या है सर, ये आपका क्या है, ये आपका यह है इक्वल टू कॉस फाई आपका था, ये अब लिख सकते हो कॉस फाई, ये भी इक्वल टू कॉस फाई, मतलब ये पावर फैक्टर आपको दिख ही रहा है। ये क्या था आपका जो रजिस्टिव अपॉन इम्पीडेंस,
ये चीज़ें आप समझ रहे हो। ये हमने आपको पावर ट्रायंगल बताया था, तो वहाँ पे हमने आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया, यहाँ पे रिएक्टेंस दिखाया, यहाँ पे इम्पीडेंस दिखाया था। तो हमने क्या लिया था, जब cos फाई लिया था तो हमने आपको बताया था ना कि ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो मतलब क्या हो गया था सर, ये आपका r से दिखा रहे थे, जेड से दिखा रहे थे और ये x से दिखा रहे थे, r बाई जेड आपको हो गया ना। इसमें रटने की क्या बात है, बिल्कुल सिंपल है, तो आप इसको लिख सकते हो। चलिए, तो इतनी चीज़ें स्टूडेंट जो है हम रेस्ट करते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। तो पावर फैक्टर क्या है, इसके फैक्टर को हमने बांट के चीज़ फाड़ के रख दिए। अब इसके बाद देखते हैं हमने आज के टॉपिक में क्या देखा। टुडे टॉपिक हमने क्या देखा, आज के टॉपिक हमने क्या लर्न किया। जिस तरीके से हम आपको इसके जो है इसके पूरी फैमिली से आपको हम करा देंगे सर, उस तरीके देखिए क्या है, हमने आपको क्या बोला, पढ़िए इस तरीके से कि किताबें भी आपको याद रखें। कहने का मतलब यह है कि जैसे आप सेमेस्टर में निकलें तो आपकी किताबों में जो किताबें देखें उसको समझ में आ जाए कि सर आपने कुछ तो पढ़ा है, कुछ तो किया है। तो ये चीज़ें आप समझ के चलें। तो चलिए अब देखते हैं। और ये सर जो टेक्निकल की पढ़ाई है सर, जो टेक्निकल की पढ़ाई है, चाहे वो बीटेक है, चाहे पॉलिटेक्निक है, चाहे ITI है, चाहे गेट कुछ भी है, तो क्या है उसमें सर आप ध्यान दीजिएगा, जितनी बार आप रिपीटेड फॉर्म में पढ़ोगे उतनी बार आपको कुछ न कुछ नया मिलने वाला है, कुछ न कुछ नया मिलेगा। ये चीज़ मेरी आप गांठ मान के रखिए कि देखिए कभी भी आप ये ना सोचिए हमने मशीन पढ़ लिया तो सर हमने कुल सब कुछ पढ़ लिया, हमने सर BEE पढ़ लिया, सर हमने सब कुछ पढ़ लिया। ये आपकी बहुत ही गलत फहमी है। अगर आप दोबारा वही किताब अगर आप दोबारा पढ़ोगे तो आपको कुछ न कुछ नया मिलेगा। ये आप जो है आप एज्यूम करिए, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, आप खुद ही देखिए, खुद ही पढ़ रहे सर, खुद ही देख रहे होंगे सर ने जब पढ़ाया था तो सर हमको ऐसे ऐसे समझाया, हमने किताब खोला तो वहाँ पे कुछ नई चीज़ें देखी, तो आप कुछ न कुछ नया मिलेगा। ये ऐसा टॉपिक है, ऐसा सिलेबस भी है। चलिए इसके बाद आज के देखते हैं कि हमने टुडे टॉपिक में क्या देखा। टुडे टॉपिक में हमने क्या देखा, तो हमने सर पहले देखा इम्पीडेंस ट्रायंगल। ये हम लास्ट में क्यों लिखवा रहे हैं, लास्ट में क्यों लिखवा रहे हैं, आपके माइंड ग्राफ को बनाने के लिए लिखवा रहे हैं। देखिए इम्पीडेंस ट्रायंगल। दूसरे में हमने सर क्या देखा, पावर ट्रायंगल। सर हमने देखा पावर ट्रायंगल। तीसरे में सर हमने क्या देखा, पावर फैक्टर। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे। तो ये चीज़ें सर आपको कर लेनी है। अगर आप इस चीज़ों को नहीं करोगे तो ये आपके लिए प्रॉब्लम है। तो लेट्स डू इट। ये चीज़ें सर आप इसको करिए और बिल्कुल घबराइए मत, क्योंकि आप लोग कहाँ हैं, आप लोग हैं किसमें, UPPDE में। यहाँ पे क्या होता है कि आप पेपर, यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए सर आप क्या करते हो, 22-24 पन्ने लिख के आते हो, 22-24 पन्ने लिख के आते हो कि नहीं आते हो। कभी कभी क्या होता है कि आपको एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा नंबर मिलते हैं, कभी कभी क्या होता है आपको जितने पेज लिखे हैं उतना आपको नंबर मिलता है। तो ये क्या है, ये आपको देखिए कभी भी सर आप ध्यान रखिएगा, एक बात, मेरी बातें बहुत ही ध्यान से आप सुना करिए, क्योंकि जो चीज़ें मैं बोलता हूँ वो चीज़ें जो है आपको सुननी चाहिए। नहीं सुनेंगे तो जाएंगे कहाँ, आपको सुनना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आप ध्यान से सुनिए, ये बात हम बोल रहे हैं कि कभी भी कोई भी स्टूडेंट्स अगर उसका बैक लगता है कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में, तो उसका कारण ये नहीं है कि उसने पढ़ाई नहीं किया है, उसका कारण बिल्कुल भी नहीं है कि उसने पढ़ाई नहीं किया है। क्योंकि अगर वो पढ़ाई नहीं करता, मतलब इसका मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्या है, देखिए ऐसी बात नहीं है कि उसने पढ़ाई नहीं की या उसको कुछ नॉलेज नहीं है, उसको क्या है सर लिखने का तरीका नहीं पता है। क्या है, लिखने का तरीका नहीं पता है, किस हिसाब से लिखा जाता है, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप करके आपको लिखना है। लिखने का तरीका अगर किसी को भी जिसका लिखने का प्रोसेस अच्छा रहता है तो वो क्या करता है, वो कभी उसका बैक नहीं लगता है। कम नंबर आएंगे सर मगर बैक नहीं लगेंगे। ये चीज़ आप ध्यान से देख समझिएगा। कभी कभी आप लोग जो है रियल एग्जाम्पल में देखते होंगे कि कोई बहुत ही पढ़ने में तेज़ है, एकदम पूरी 6 महीना एकदम हाथ उठा के चिल्ला रहा था और लास्ट में सर उसका नंबर कम आ गया। ये किस लिए है, इसलिए है सर क्योंकि क्या है कि हो सकता है सर उसको लिखने का तरीका उसका सही ना हो। तो ये चीज़ें आप ध्यान दे के चलिएगा। तो सर आप लिखिए, इसीलिए हम बोल रहे हैं आप सीट पे लिखिए। क्या है, केवल देखने से क्या होता है कि आपके माइंड जहाँ तक स्कोप किया सर वही चीज़ें आपको याद रहती हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट दिस थिंग्स इन योर सीट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है सर कि आप अपने सीट में ये सारी चीज़ें लिखिए और जो है मन लगा के पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और फैमिली को ब्रॉड करिए और जो है पिछले सब्जेक्ट को पढ़िए और आगे का टेंशन मत लीजिए और बढ़िया से पढ़िए। आपके लिए सब कुछ है और सब कुछ रहेगा। आज के लिए इतना ही, आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। चलिए, थैंक यू।